हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जी एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको बताया था कि हम CSIR 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएंगे नवल जी एकेडमी पे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि आपके सिलेबस में जो थर्ड यूनिट है फंडामेंटल प्रोसेस, वो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम डीएनए पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो डीएनए है, डीएनए का रिपेयर है एंड रिकॉम्बिनेशन है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हम शुरू करते हैं। तो बहुत बार ये सवाल दिमाग में आता है कि ऐसा क्या है कि हमारा जो हम जो है समवॉट सिमिलर लगते हैं अपने पेरेंट के। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट स्पीशीज हैं इस अर्थ पे, वो बेसिकली अपने पेरेंट के जैसी ही दिखती हैं। तो ऐसा क्या होता है, या किस तरह का जो ये मतलब साइंटिस्ट को ये जो क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जा रही है, ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ और ये बताया गया कि डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाती है। हालांकि 1944 से पहले डीएनए को कंसिडर नहीं किया जाता था कि वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाती है। इसमें प्रोटीन को माना जाता था, क्योंकि जब सेल को स्टडी किया गया और सेल को कंप्लीटली जब सेल स्टडी किया गया, जो उसका न्यूक्लियस था वो पढ़ा गया, उसमें प्रेजेंट जितना भी मटेरियल है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पता लगी कि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो बिलीव करते थे क्योंकि सेल की रिक्वायरमेंट प्रोटीन ज्यादा है, सेल के अंदर प्रोटीन ज्यादा है, तो उन्हें लगता था कि शायद ये काम प्रोटीन करता होगा। बट जैसे ही धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये इंफॉर्मेशन सामने आई, तो 1944 से 53 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स में ये पता लगा कि एक्चुअल में डीएनए क्या चीज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और जब 1953 में जब जेम्स वॉटसन एंड क्रीक ने, जब 1953 में वॉटसन एंड क्रीक को जब नोबेल प्राइज दिया गया था उनके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए, तब ये बिल्कुल फुली कंफर्म हो गया कि डीएनए ही है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। अब क्योंकि डीएनए को हम कहते हैं, डीएनए जो है वो है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो डीएनए है इसके पास जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने के लिए इतनी खासियत होनी चाहिए कि ये कुछ ऐसे पैरामीटर पे खरा उतरे, यानी कि इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से ये डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जाए। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, वो सबसे पहला तो ये है कि इसको रेप्लिकेशन करना आना चाहिए, यानी कि इसके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि अपने ही जेनेटिक मटेरियल को ये डबल कर सकता है, यानी कि इसकी कॉपी बना सकता है। क्योंकि जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि जब माइटोसिस होता है तो उसमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो पहले डबल होता है, देन उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस यानी कि जो सेल का डिवीजन है, यानी कि सेल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब जो इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हर सेल के पास होना चाहिए। तो ये कैपेबिलिटी इस डीएनए के पास है या नहीं है? इसके पास ये होता है। तो ये जो रेप्लिकेशन है ये बेसिकली कॉपी बनाने का काम करता है, अपने ही जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है, जो नंबर है उसको डबल करता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डीएनए के पास एक खासियत होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि किसी भी सेल को बनाने की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक नक्शा चाहिए होता है, वो पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट के ही हिसाब से आप अपने घर के हर रूम्स और पूरा कंप्लीट घर जो है डिजाइन करते हैं। इसी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने की, ये डीएनए के पास होती है, यानी कि एक सेल किस तरह से बनेगी, किस तरह से, क्योंकि सेल जब बनती है देन टिश्यूज के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो हर एक इंफॉर्मेशन, यानी कि एक सेल को बनाने की इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास होनी चाहिए। अब ये जो इंफॉर्मेशन तो स्टोर करने की इसकी कैपेबिलिटी है,
अब आता है थर्ड पॉइंट, इसकी क्या ये एक्सप्रेस कर पाता है इस इंफॉर्मेशन को, एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन इसने अपने अंदर स्टोर की है क्या इसको ये एक्सप्रेस कर सकता है। बेसिकली इसको एक्सप्रेस करने का जो ये प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन जो भी सेल के अंदर स्टोर्ड है, यानी कि जो डीएनए में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो कब और कैसे एक्सप्रेस की जाएगी, उसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कि रेप्लिकेशन के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली ट्रांसक्राइब करता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करता है, और वहां पर ये बनाता है 3 तरह के आरएनए। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें 3 टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। ये जो एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए है, ये बेसिकली इसका काम होता है राइबोसोम, जो कि हमारे सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने की जो मशीनरी है, जो सेल ऑर्गेनेल है, उसको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से ये राइबोसोम जो है रिक्वायर्ड प्रोटीन को बनाए। तो ये क्या करता है, एमआरएनए के पास यानी कि मैसेंजर आरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन होती है, और आरएनए और टीआरएनए इसको बेसिकली मीडिएट करते हैं, और ये राइबोसोम की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स है उसे फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसलेट किया जाता है, देन उसके बाद अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं, और इन अमाइनो एसिड्स से बनता है पॉलीपेप्टाइड एंड फाइनली प्रोटीन्स। तो बेसिकली जो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो सेल है वो अपनी तरह से एक्सप्रेस करती है, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है सेल की उस अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस है जहां पर रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, इस पूरे जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसे सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसके अंदर सेल रेप्लिकेट भी करेगा, ट्रांसक्राइब भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, तो इसको हम कहते हैं, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल तरह से मैं समझाऊं तो अगर सपोज हमारी जो स्किन है उसके पास मेलानिन पिगमेंट होते हैं, तो मेलानिन पिगमेंट का काम होता है स्किन को कलर देने का, ठीक है। कहीं पे डार्क कलर की स्किन होगी, कहीं लाइट कलर की स्किन होगी, तो वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होगी। अब ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हमारी स्किन मेलानिन पिगमेंट नहीं शो करती है, नहीं एक्सप्रेस करती है, या फिर उसके जो प्रोटीन से नहीं फॉर्म्ड होते हैं, तो यहाँ जो हमारा स्किन का जो मतलब जो रोल है मेलानिन पिगमेंट का वो एक्चुअली नहीं होगा। तो अगर राइट टाइम पे राइट जगह पे अगर ये जो इंफॉर्मेशन नहीं एक्सप्रेस की जाएगी, तो वो इसका जो डीएनए का एज अ जेनेटिक मटेरियल की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये पूरी नहीं कर रहा है इसका मतलब। बट एक्चुअल में डीएनए जो है इन तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस पे खरा उतर रहा है। इसका मतलब है कि डीएनए जो है बाकायदा एक्सप्रेशन भी करा रहा है इंफॉर्मेशन का, जो रिक्वायरमेंट जहां पर जिस सेल की होगी उस तरह का प्रोटीन बनेगा। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है वेरिएशन बाय म्यूटेशन। अब वेरिएशन बाय म्यूटेशन का मतलब ये है कि चेंज एक ऐसी चीज है, वेरिएशन जिसे हम कहते हैं वो एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, यानी कि हमेशा होगी ही होगी। तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन बेसिकली किसी तरह का चेंज होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए में हो जाता है, जिसकी वजह से आगे फर्दर जो जनरेशन होती है उनके अंदर वो चेंज जाता है। ये म्यूटेशन में भी मैं अगर समझाऊं तो अगर ये माइटोसिस में मतलब जो अगर माइटोसिस के दौरान, यानी कि जब सेल
डुप्लीकेट हो रही है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, अगर उस दौरान ये माइटोसिस वाली सेल्स में होगा तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी जनरेशन में ना जाए, ये नहीं जाएगी। मतलब क्योंकि जो माइटोसिस है वो सेल्स जो है आपके जनरल बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, सारे ही सेल्स जो है आपके पूरे जो फिनोटाइप को है वो बनाने का काम करते हैं। मगर अगर ये मियोसिस यानी कि माइटोटिक सेल्स में, मियोटिक सेल्स में अगर होगा तो उस दौरान यानी कि मियोसिस के दौरान अगर ये हुआ तो यहाँ पर ये गैमीट बनाते हैं, यानी कि वो सेल जो फर्दर जो है ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि जो बेबीज हैं उनके अंदर ये सेल्स जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा वो फर्दर जो है न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, और इसी तरह से धीरे धीरे ये जो म्यूटेशन है वो धीरे धीरे करके पूरी पॉपुलेशन में फैल जाएगा। तो यहाँ पर म्यूटेशन भी डिपेंड करता है कि किस तरह के सेल्स में हुआ है। तो जो वेरिएशन बाय म्यूटेशन है इसमें सेल को ये चाहिए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को चाहिए कि वो वेरिएशन करे, यानी कि टाइम के साथ साथ जो म्यूटेशन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना शुरू करे। क्योंकि हमेशा ऐसा हो कि म्यूटेशन जो है हमेशा हार्मफुल हो, ऐसा नहीं होता है। बट बहुत सारे केसेस में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसी पर्टिकुलर जगह पे एडजस्ट करने के लिए या अपनी बॉडी के अंदर कुछ तरह के चेंजेस ऐसे लेकर आते हैं जिससे वो अडॉप्ट कर सके पर्टिकुलर एनवायरमेंट, और हर जगह पे म्यूटेशन हार्मफुल नहीं होता है। बट म्यूटेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिजीजेस होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इनके ऊपर बकायदा ये जो डीएनए है ये बहुत अच्छे से जितनी भी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये सब इस डीएनए के पास होते हैं, यानी कि ये रेप्लिकेट भी करता है, ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है, ये एक्सप्रेशन भी करता है इंफॉर्मेशन का, और जो वेरिएशन है म्यूटेशन का वो भी ये कर रहा होता है। तो ये पूरा कंप्लीट जो हमारा ये बनाता है, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आता है, जिसमें हम पूरे सेल का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता लगा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कब से शुरू हुआ था? बेसिकली 1869 में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था। 1869 में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि किया था फ्रेडरिक मिशर ने। इन्होंने बेसिकली कहा था कि इन्होंने सेल का न्यूक्लियाई आइसोलेट किया है, सेल का न्यूक्लियाई आइसोलेट किया है। अब जब उन्होंने उस न्यूक्लियाई को स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि कोई एसिडिक सब्सटेंस है, और इस एसिडिक सब्सटेंस को आगे फर्दर जब स्टडी किया गया तो पता लगा कि ये डीएनए है। बट क्योंकि उस वक्त इतने फैसिलिटी नहीं थी तो डीएनए को फर्दर जो है स्टडी नहीं किया जा सका, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके पास एक खासियत नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन को दूसरी जनरेशन तक ले जा सके। तो यहाँ पर इनका जो फ्रेडरिक मिशर थे, इनका जो बातें थी इसको इतना कंसिडर नहीं किया गया। देन 1910 में फोबस ए करके एक शख्स आए जिन्होंने कहा कि जो डीएनए है, क्योंकि आगे फर्दर जब डीएनए को जब केमिकली उसे स्टडी किया गया तो पता लगा कि डीएनए के पास ना न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड? 4 न्यूक्लियोटाइड। बट उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड, वो बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि वो सिमिलर तरह के होंगे। बट ये बात एक्चुअली वहां पे जो साइंस वर्ल्ड जो थी उसको ये बात हजम नहीं हुई कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो सेम ही होंगे। तो उन्होंने बेसिकली टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस दी थी। बट क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स को एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार जो है अलग अलग लोग क्रॉस चेक करते हैं, तो उस टाइम पर भी यही हुआ। 1910 में जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो इसको भी क्रॉस चेक किया गया था, और अरविन चारगॉफ आए थे।
और उन्होंने कहा था 1944 आई थिंक, इसमें उन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट होता है डीएनए में, न्यूक्लिक एसिड्स तो होते हैं, बट 4 डिफरेंट तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेशियो है इन न्यूक्लिक एसिड्स का वो सिमिलर हो, यानी कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेशियो हो सकता है, जो कि उन्होंने ATGC उन्होंने ये बताया था कि इस तरह के 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था कि किस तरह से डीएनए को कंसिडर किया गया था जेनेटिक मटेरियल, अब तक तो ये जितनी भी चीजें हैं ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन से किस किस तरह से जो है ये चीज हुई कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जाए, या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए। बट जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें डीएनए को कंसिडर किया गया था कि वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, वो बेसिकली आया था एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक मेडिकल ऑफिसर थे जो कि ब्रिटिश की हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करते थे। उन्होंने बेसिकली डिप्लोकोकस निमोनी के ऊपर काम किया था। तो जब उन्होंने जो ग्रिफिथ ने 1927 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो डिप्लोकोकस निमोनी है ये निमोनिया कॉज करता है वर्टिब्रेट में, स्पेशली ह्यूमन और रैट्स के अंदर। तो ये डिप्लोकोकस निमोनी जो थी वो बेसिकली 2 तरह का उन्हें जो है कल्चर्स मिले, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी हैं जो जब आप उसे कल्चर करते हो तो वहां पर ये स्मूथ कॉलोनीज शो करती हैं, स्मूथ कॉलोनीज होती हैं, यानी कि आप अच्छे से मतलब आप ये बता सकते हैं कि ये बहुत स्मूथली कॉलोनीज डेवलप कर रही हैं। बट दूसरी जगह पे जो ये पेट्री प्लेट में जब इसे ग्रो किया जाता है तो वो रफ अपीयरेंस देती है, यानी कि वो खुरदरापन, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ रफनेस ऐसी है। तो स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज जो है, जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि जो स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल है कैप्सूल, और ये जो कैप्सूल है, और ये कैप्सूल से ही पता लगता है कि जो जिनमें कैप्सूल है वो बेसिकली वायरुलेंट है, यानी कि उनके पास ये एबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके, यानी कि निमोनिया कॉज कर सके, और वो उस निमोनिया जो इन्फेक्शन था उससे लोगों की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर जो स्मूथ कॉलोनीज या शाइनी कॉलोनीज जो थी उनके पास कैप्सूल प्रेजेंट था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने जब कैप्सूल कराया था, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो कैप्सूल वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो ये जो कैप्सूल है बेसिकली इसके पास ये पोटेंशियल होता है कि किसी भी जो बैक्टीरिया है उसको वायरुलेंट नेचर का कर सकता है, यानी कि इन्फेक्शियस कर सकता है, और वो इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली उस तरह की डिजीज को कॉज करने के लिए इनफ होता है। तो यहाँ पर जो रफ कॉलोनीज थी इनके पास क्या था, इनके पास कैप्सूल नहीं था, तो नो कैप्सूल था ही नहीं, तो जिसकी वजह से ये क्या थे, ये नॉन वायरुलेंट थे, ये कोई किसी भी तरह का डिजीज नहीं कॉज कर रहे थे। सेम तरह का बैक्टीरिया, सेम है सब, बट उसमें कुछ के पास स्मूथ कॉलोनीज या फिर शाइनी कॉलोनीज जो बना रहे हैं उनके पास कैप्सूल है, और जो रफ वाला है उसके पास कैप्सूल नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि डिफरेंट तरह के स्ट्रेन्स हैं, डिप्लोकोकस निमोनी जो है इनमें डिफरेंट तरह के स्ट्रेन्स हैं, और ये स्ट्रेन्स, कुछ स्ट्रेन्स जो है वायरुलेंट है और कुछ नॉन वायरुलेंट है। तो उन्होंने जब इसे स्टडी किया तो उन्होंने बेसिकली रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने ये भी कहा कि जो डिफरेंट तरह के स्ट्रेन्स है जिन्हें हम सीरोटाइप बोलते हैं, जो कि डिफरेंट तरह के स्ट्रेन्स हैं, और उन स्ट्रेन्स में ज्यादा जो है वो 1 और 2 जो टाइप है वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये ज्यादा डिजीज कॉज करता है। बट जो इन्होंने ग्रिफिथ ने जो स्ट्रेन लिया था वो लिया था सेकेंड आर एंड थर्ड स्मूथ, यानी कि जो सेकेंड आर है वो नॉन वायरुलेंट है, वो डिजीज नहीं कॉज करेगा, बट जो थर्ड एस है वो डिजीज कॉज करेगा, यानी कि वो वायरुलेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने किया था
को मैं अभी आपको करवा देती हूँ यहाँ पे। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोनों तरह की स्ट्रेन्स ली थी और दोनों तरह की स्ट्रेन को उसका कल्चर किया था और उसे फिर देन इंजेक्ट किया था माइस में। तो ग्रिफिथ ने सेकेंड R एंड थर्ड S, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सेकेंड और थर्ड है ये वायरुलेंट है, इसके ब्रैकेट में मैं वायरुलेंट लिख लेती हूँ और यहाँ पे नॉन वायरुलेंट, ठीक है। आपको फिर आइडिया रहेगा कि ये कौन सा वायरुलेंट है कौन सा नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने थर्ड टाइप जो था, थर्ड S को उन्होंने उसको हीट किल्ड किया था। उसे सबसे पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उसे इंजेक्ट किया, थर्ड वाले को डायरेक्ट इंजेक्ट किया माइस में और उन्होंने देखा कि जो माइस था वो मर गया। क्योंकि सीधा है कि जो वायरुलेंट है उसके अंदर जो डिप्लोकोकस निमोनी है उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो निमोनिया कॉज कर दे और वो माइस जो है मर जाए। तो यहाँ जो थर्ड है उसमें उन्होंने किसी तरह का फेरबदल नहीं किया। फिर उन्होंने थर्ड जो टाइप था उसको उन्होंने हीट किल्ड किया। तो उन्होंने देखा कि जो माइस था वो अलाइव था, क्योंकि उनके हिसाब से वो जो थर्ड वाला जो स्ट्रेन उन्होंने यूज किया था वो हीट किल्ड कर दिया, तो माइस अलाइव है। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कि उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है चलो ये हो सकता है कि कोई चेंज हुआ हो। अब उन्होंने जो सेकंड टाइप था, क्योंकि सेकंड टाइप में उन्हें पता था कि सेकंड टाइप जब उन्होंने इंजेक्ट किया था तो सेकंड टाइप में उन्हें पता था कि वो अलाइव ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकंड R और थर्ड S जो कि हीट किल्ड है उन दोनों को लेके ना इंजेक्ट किया माइस में। तो उन्होंने देखा सरप्राइजिंगली जो माइस है वो मर गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने थर्ड S को हीट किल्ड किया था उस वक्त तो माइस जिंदा था, बट जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे माइस डाइड, यहाँ पे जो माइस था वो मर गया। तो उन्हें लगा कि कुछ चीज ट्रांसफॉर्म हुई है, यानी कि जो ये थर्ड वाले की जो वायरुलेंस प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफॉर्म हुई है और उसने सेकंड R ये जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसे वायरुलेंट बना दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि जो कैप्सुलेटेड वाला जो होता है जिसके पास ये पोटेंशियल होता है कि वायरुलेंट होगा, ये क्या करता है कि अगर इसके साथ मिक्स कर दिया जाए नॉन वायरुलेंट के साथ, तो ये क्या करता है, ये इसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो उन्होंने कहा कि कैप्सूल है कैप्सूल, बट जब आगे फर्दर उन्होंने उस चीज को क्लासिफाई जब आगे फर्दर और जब एक्सपेरिमेंट्स किए तब उन्हें ये पता लगा कि सिर्फ कैप्सूल नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है, कुछ और भी मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके फर्दर इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। अब उन्होंने जो ग्रिफिथ थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये बेसिकली एक तरह से एक जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें एक तरह का चेंज आया, एक रिवोल्यूशन आया, जहां पे हमें ये पता लगा कि एक्चुअल में एक होप है कि हाँ जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को जो कंसिडर किया जा रहा था जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर एक तरह की होप आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब जो पॉलीसैकेराइड का जो कोट है, जो ऊपर का जो कैप्सूल है वो डिफरेंट तरह के प्रोटीन को कोट करता है और ये डिफरेंट तरह के प्रोटीन जो है कैप्सूल जो बना रहे हैं, ये कैप्सूल मतलब जो वायरुलेंट वाला है अगर उसे किल्ड कर दिया जाए, इसका मतलब सिर्फ कैप्सूल तो नहीं है जो कि डिजीज कॉज करेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जब इसे हीट किल्ड किया था तो इसका कैप्सूल भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कैप्सूल नहीं हो सकता, क्योंकि कैप्सूल तो एक जरिया है जिसकी वजह से जो माइस है वो किल हुआ, क्योंकि वो कैप्सूल बना रहा है, मतलब वो प्रोटीन जो है पॉलीसैकेराइड का जो ऊपर जो कोट है और जो प्रोटीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होंगी वो कैप्सूल को फॉर्म करने के लिए, वो बेसिकली वायरुलेंस नेचर उसको दे रही है, मगर उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रही है इस हीट किल्ड वायरुलेंट टाइप से नॉन वायरुलेंट टाइप में, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दूसरा भी हुआ, जो कि जिसने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। वो था आइवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, जो कि जिसे कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें ये
पता लगा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो 90 आइवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ही नाम है उसका भी, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने कंडक्ट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्ड टाइप, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आर स्ट्रेन है, सेकेंड टाइप जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट है, तो उन्होंने क्या किया, एस टाइप का तकरीबन 50 to 75 लीटर का जो वो था कल्चर, लिक्विड कल्चर उन्होंने लिया। इस इतने सारे कल्चर को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, उस सारे कल्चर को सेंट्रीफ्यूज किया, देन उसे डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस के साथ ट्रीट किया, और वहां पर जो उनके पास एक एक्टिव सब्सटेंस निकल के आया वो था उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उन्होंने जो ये 50 से 75 लीटर जो उन्होंने ये लिक्विड कल्चर लिया था, किसका, एस थर्ड टाइप का, तो उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया, देन जो उनके पास सॉल्युबल फिल्ट्रेट था फाइनल जो था, उसको उन्होंने ट्रीट किया डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस से, जैसे कि डीओसी, डीऑक्सी कॉलेट, उन्होंने इससे इसे ट्रीट किया। देन फाइनली जो प्रोटीन के लिए, मतलब उस पे से कैप्सूल हट जाए, देन उसके पास उस पे से प्रोटीन हट जाए, तो इसके लिए उन्होंने कुछ एंजाइमेटिक चीजें यूज की, जहां से, जिसकी वजह से वो जो प्रोटीन का जो ऊपर का कोट था वो रिमूव हो जाए, यानी कि प्रोटीन्स रिमूव हो जाए। देन फाइनली जो उनके पास जो फाइबरस मास बचा था, वो फाइबरस मास जो है उसको उन्होंने कहा एक्टिव उस फाइबरस मास को उन्होंने कहा एक्टिव फैक्टर, यानी कि ये वो फैक्टर है जिसके पास एबिलिटी है कि वो सेकेंड आर को ट्रांसफॉर्म कर दे। अब क्योंकि उन्होंने इसको डिफरेंट डिफरेंट तरह के चीजों से क्यों ट्रीट किया, वो इसलिए किया क्योंकि ये जो लिक्विड कल्चर था जो कि थर्ड एस यानी कि डिप्लोकोकस निमोनी है, इसके ऊपर डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि कैप्सूल है, उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्हें चाहिए था वो एक्टिव फैक्टर जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होगा आगे फर्दर, जब वो एक्सपेरिमेंट को क्रॉस चेक करेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या चीज है जो फाइनल रिस्पॉन्सिबल होती है इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसको एक्टिव फैक्टर बोला। तो उन्होंने क्या किया, उस अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्रॉस चेक किया अलग अलग तरह से। तो वो कैसे किया उन्होंने, सबसे पहले जो उनका जो फिल्ट्रेट जो था, जो उन्होंने एक्टिव फैक्टर जिसे बोला था, उन्होंने उसे सबसे पहले उस फिल्टर को डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंजाइम के साथ ट्रीट किया। सबसे पहले उन्होंने एक्चुअल फिल्टर जो लिया, जो कि थर्ड एस था, हीट किल्ड। ठीक है, ये उन्होंने लिया और उन्होंने इसको देखा कि इसके अंदर जब इन्होंने सेकेंड आर का जो कल्चर था उसे मिक्स किया, तो उन्होंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उन्होंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सिंपल है कि जो हीट किल्ड एस टाइप है, उसने अपनी जो उसकी एबिलिटी थी, उसके पास जो भी चीज थी जिसकी वजह से वो सेकेंड को भी वायरुलेंट कर सकता था, उसने वो काम किया, वो ट्रांसफॉर्म किया उसको। सेकेंड उन्होंने क्या किया, सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट का ही जो पार्ट था वो ये था कि उन्होंने थर्ड वाला टाइप उन्होंने लिया और उसको उन्होंने ट्रीट किया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से, या फिर जिसे उन्होंने ट्रिप्सिन एंड काइमोसिन जो एंजाइम से उससे ट्रीट किया। तो उन्होंने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है हुआ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन
और इसको सबको इन्होंने मिक्स किया सेकेंड आर के साथ। इसको ट्रीट करने के बाद उन्होंने सेकेंड आर के साथ ही मिक्स किया, क्योंकि सेकेंड आर के साथ मिक्स करके ही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पता लगेगा। तो यहां पर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। ठीक है, यहां पे प्रोटीन नहीं है। जब इसको थर्ड टाइप को अगेन उन्होंने थर्ड उसमें उन्होंने क्या किया, थर्ड एस को उन्होंने ट्रीट किया आरएनएस के साथ, यानी कि वो एंजाइम जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। तो उन्होंने जब आरएनएस के साथ इसे ट्रीट किया तो उन्होंने क्या देखा, फिर सेकेंड आर के साथ मिक्स करके उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि चेंजेस आए हैं, अगेन चेंजेस आए हैं। अब ये जो उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट ये चीज कंफर्म करने के लिए थे कि जो वो सोच रहे हैं वो ही है एक्चुअल में, कोई किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, क्रॉस चेक किया, उन्होंने फर्दर जो है सारा इंफॉर्मेशन इस तरह का दिया था फुल प्रूफ के वहां पे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो जो ये आरएनएज है उसको जब ये थर्ड एस टाइप जो है हीट किल्ड, ठीक है, हीट किल्ड के लिए मैं यहाँ पे वो बना देती हूँ, ठीक है, फायर का वो साइन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सब हीट किल्ड इन्होंने लिया हुआ है और आरएनए के साथ जब ट्रीट किया, देन उसके बाद जब उन्होंने आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो उन्होंने कहा आरएनए इज ऑल्सो नॉट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने जब फिर नेक्स्ट उन्होंने फोर्थ टाइम से उन्होंने क्या किया, इसको भी हीट किल्ड किया हुआ है और इसे इन्होंने डीएनए के साथ जब इसे ट्रीट किया तो उन्होंने देखा और देन मिक्स किया आर के साथ, तो उन्होंने कहा नो ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि अरे ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं, किसी तरह का चेंज तो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा यस, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा है वो डीएनए है, तो उनके एक्सपेरिमेंट से फर्दर ये एक्सप्लेन हुआ और फिर इसको क्लासिक एग्जाम्पल माना गया, एक्सपेरिमेंट माना गया, जो कि फर्दर हमें ये स्टार्टिंग मतलब ये एक तरह का क्लासिक एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता लगा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और जब हमें ये पता लग गया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल, देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जो रिसर्च वर्क है वो बहुत इंटेंसिफाई हो गया था, जिससे कि डीएनए के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, पॉसिबल इंफॉर्मेशन, वो सारी ही इंफॉर्मेशन को डिस्कवर किया गया। और आज हम जो है ये जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर, उनमें से सारे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, उनके मोस्टली के जीनोम्स यानी कि पूरी कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो सब अभी तक डिस्कवर हो चुकी है, सब इंफॉर्मेशन है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाला जो ये एक्सपेरिमेंट था आइवरी मैक्लॉयड मैकार्टी, ये बेसिकली क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये पता लगा जिससे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। देन उसके बाद जो सीएसआईआर में क्वेश्चन जो काफी पूछे जाते हैं वो हार्शियन चेस के एक्सपेरिमेंट से पूछे जाते हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। हालांकि आपको पता ये भी होना चाहिए कि आइवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें किस किस तरह की चीजें यूज हुई थी, क्या था एक्सपेरिमेंट। तो क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको कंप्लीट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिटेड अगर हम 6 यूनिट्स कर रहे हैं, 5 या 6 यूनिट्स, तो आपको उसमें छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से कब कहाँ से आ जाए। तो हमें कंप्लीट पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करना है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी जो हार्शियन चेस का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं और उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी। सो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।